हेलो नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल कोर्ट से में स्वागत है। तो चलो आज बात करते हैं उस शख्सियत की जिससे जुड़ा ये अफसाना है, उसकी हकीकत है और उससे जुड़ा ये कानूनी मसला। 1950 के आसपास में एक क्राइम ऑफ पैशन का बहुत ही चर्चित एपिसोड हुआ था या कांड हुआ था या हत्याकांड हुआ था, जिसे नानावटी केस से हम सभी उसे जानते हैं। काफ़ी फिल्में भी बनी हैं और अपने आप में बहुत ही मशहूर केस था उस दौरान जब ज्यूरी सिस्टम थी। और उसमें उस वक्त के नामी गिरामी वकील राम जेठमलानी और जो आज के करंट चीफ जस्टिस है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, इनके पिताजी वाई.वी. चंद्रचूड़ ये वकील थे। तो उसी दौरान वो वाक़या जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, उस वक्त के बॉम्बे में, आज का मुंबई। लेकिन आज हम जिसकी कहानी के बारे में बात करेंगे वो वाक़या लखनऊ से जुड़ा है। ये तब की बात है, 1960 के दशक की बात है। एक 22 वर्षीय खूबसूरत मुस्लिम महिला जिसके पिताजी तालुकदार थे, तालुकदार यानी कि ज़मींदार, जो लखीमपुर खीरी जो एरिया है वहाँ पे वो तालुकदार थे। और ये लखनऊ में बसे हुए थे, लेकिन बेसिकली ये तालुकदार जो लखनऊ के पास ही है, लखीमपुर खीरी, ये वहाँ के तालुकदार यानी ज़मींदार थे। तो रईस इंसान थे, एक रुतबा था, एक हैसियत थी पूरी फैमिली की। अब उनकी एक बेटी जिसका नाम है शमीम रहमानी। तो ये शमीम रहमानी की कहानी है जो 22 वर्ष की एक खूबसूरत, नज़ाकत और अदा से भरपूर एक महिला थी। हुआ यूँ कि जो इनके पिताजी थे, इनको कुछ दिल की बीमारी यानी कुछ हार्ट रिलेटेड इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो इन्हें बलरामपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया। और उसी अस्पताल में एक लंबे चौड़े कद के खूबसूरत हैंडसम जिसे कहा जाए, एक फिल्मी स्टार की तरह एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर हरिओम गौतम। वो इनका इलाज कर रहे थे, उनकी देखरेख में ये इलाज हो रहा था। और उसी दौरान अस्पताल में शमीम रहमानी का आना जाना था। अब रोज़ाना के इस आने जाने की चलते शमीम रहमानी का और डॉक्टर हरिओम गौतम का रोज़ाना इंटरेक्शन होने लगा। और ये रोज़मर्रा की इंटरेक्शन इन्फैचुएशन से लव अफेयर में तब्दील हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के लिए मिलने के लिए, मतलब यूँ कहे कि एक दूसरे के लिए तड़प ही रहे थे। अब बारी आती है शमीम रहमानी के पिताजी के डिस्चार्ज की। तो एक हफ्ते के बाद में उनका डिस्चार्ज होता है और उन्हें अपने घर पे रवाना कर दिया जाता है। लेकिन घर पे रवाना होने के बावजूद शमीम रहमानी और डॉक्टर हरिओम गौतम की मुलाकात में कोई कमी नहीं आई। वो रोज़ाना जो है हरिओम गौतम वो बाकायदा शमीम रहमानी के पिताजी को देखने के लिए उनके घर पे जाया करते। तो ये मुलाकात का सिलसिला बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और इनका आपस में जो प्यार था वो पनपता रहा। शमीम रहमानी जो है वो 22 साल की एक वुमन थी, यानी लड़की थी जो उनका विवाह वगैरह नहीं हुआ था, वो कुंवारी थी। लेकिन हरिओम गौतम पहले से शादीशुदा 3 बच्चों के बाप, मिजाज से काफ़ी रंगीले इंसान। वो क्यों आगे पता पड़ जाएगा। अब इनकी मुलाकात रोज़ होने लगी, घर पे जाके बाकायदा मिलने लगे।
गलियों में घूमने लगे, शहरों में घूमने लगे। स्कूटी, उस वक्त स्कूटर कहा जाता था, स्कूटी तो बाद में आई, स्कूटर पे घुमाया जाने लगा तो बातें बनने लगी। हालांकि घर वालों को पता था कि ये रोज़ाना इनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन घर वालों ने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की, यानी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन मोहल्ले से लेके कस्बे, कस्बे से लेके शहर, शहर से लेके पूरे इलाके में इनके प्यार के अफसाने, उसकी कहानी या उसके चर्चे लोगों के बीच एक ज़रिया बने गॉसिप का। तो रहमानी जो थे, शमीम रहमानी थे, वो काफ़ी ऑब्सेस थी। उनका जो मतलब हरिओम गौतम से जो ताल्लुक़ था, जो प्यार था, वो काफ़ी ऑब्सेशन से भरा हुआ था। उसका एक वाक़या सामने आता है जब हज़रतगंज इलाके में क्वालिटी आइसक्रीम खाने के लिए जब ये गए, साथ में शाम को घूमने के लिए जब जाते थे, तो इन्हें कभी कभार क्वालिटी आइसक्रीम खाने की आदत सी थी। तो हज़रतगंज इलाके में जब ये क्वालिटी आइसक्रीम खा रहे थे तो ये अपनी रंगीन मिजाज के चलते यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाने लगे। तो एक पटाक करके लपड़ पड़ा इनके गाल पे। जो लपड़ मारा था, चप्पाट मारी थी, वो शमीम रहमानी ने मारी थी। तो ये इस कदर का ऑब्सेशन था। तो आप समझ सकते हैं कि बेइंतहा जो है वो इस शख्सियत से उनका ऑब्सेशन था, शमीम रहमानी का हरिओम गौतम के बारे में। उन्हें कतई गवारा नहीं था कि हरिओम गौतम को किसी और से शेयर किया जाए, जबकि उनके पता था कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है और 3 बच्चों के बाप है। बहरहाल इनके आपसी सिलसिले प्यार के किस्से बढ़ने लगे, एक दूसरे को ख़त वगैरह लिखने लगे, चिट्ठियाँ वगैरह आदान प्रदान होने लगी और काफ़ी रोमांटिक बातें होने लगी। बात यहाँ तक भी आ गई कि डॉक्टर हरिओम गौतम ने ये प्रॉमिस भी कर दिया था कि वो मुस्लिम धर्म अपना के इनसे शादी कर लेंगे। लेकिन आदमी की फितरत बदल जाती है, तो हरिओम गौतम की भी फितरत बदलने लगी। अब कुछ अरसे के बाद, यानी कि ये वो दौर था 1966 के आसपास का, ये बदलने लगे। अब ये थोड़ा इग्नोर करने लगे शमीम रहमानी को। और कुछ वाक़यों पे ये भी पाया गया कि किसी और फीमेल फ्रेंड के साथ में अपनी जो स्कूटर है उस पर लहराते हुए शहरों में घूम रहे हैं। जो बात शमीम रहमानी के कानों पर उनके ही करीबी दोस्तों ने लाई। अब ये ऑब्सेशन बढ़ते गया, लेकिन क्योंकि ये ऑब्सेशन बढ़ते जा रहा था तो हरिओम गौतम अब थोड़ा कन्नी काटने लगे, वो इग्नोर करने लगे। अब बात यहीं पे बिगड़ने लगी। शमीम रहमानी जो है, उन्हें एहसास हो गया कि अब हरिओम गौतम जो है वो उनसे कन्नी काटने लग रहे हैं या वो कन्नी काटने लगे हैं। तो ऐसे ही एक दिन जब शमीम रहमानी को ये बातें नागवारा लगने लगी या उन्हें ये पसंद नहीं आई, जो हरकत डॉक्टर हरिओम गौतम उनसे कर रहे थे, यानी उनसे जो जिस तरीके से पेश आ रहे थे, तो उन्हें नागवारा लगा। तो उन्होंने एक दिन अपने किसी इलाज के बहाने डॉक्टर हरिओम गौतम को घर पे बुलाया। वो घर पे आए, मिले, एक दूसरे से कमरे में मिले और फिर वहाँ से निकलने लगे। जब वो निकले बाहर अपने स्कूटर को के पास, जहाँ पे पहुँच के स्कूटर को स्टार्ट करके उन्हें निकलना ही था कि पीछे से आवाज़ आती है शमीम रहमानी की, जो हरिओम गौतम को वापस बुलाती है। हरिओम गौतम टर्न करते हैं, वापस दरवाजे पे आकर खड़े हो जाते हैं और सामने से धाएं गोलियां चलती है जो शमीम रहमानी मारती है। डॉक्टर नीचे गिर जाते हैं और उनकी जो पूरी बॉडी थी वो खून से लथपथ थी और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। जब तक वो अस्पताल में पहुंचाए जाते हैं तब तक उनकी मौत हो जाती है। अब मामला तूल पकड़ता है। एक मुस्लिम महिला ने एक हिंदू डॉक्टर का कत्लेआम किया, तो जिसे क्राइम ऑफ पैशन का एक दर्जा दिया गया। तूल पकड़ता है, फिर FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, चश्मदीद जो गवाह थे सबके स्टेटमेंट लिए जाते हैं और ट्रायल शुरू होता है।
ट्रायल शुरू होता है जिसमें शमीम रहमानी के साथ में उनके जो ब्रदर हैं उनको भी अक्यूज़ बनाया जाता है। 302, 201 का मुकदमा था। 201 खास करके चार्ज जो थे वो उनके ब्रदर के खिलाफ लगाए जाते हैं। ट्रायल चलता है, फिर 6 साल तक ट्रायल चलता है और अंततः ट्रायल कोर्ट जो है वो दोनों को कन्विक्शन करता है। शमीम रहमानी को भी कन्विक्ट करता है 302 में और उनके ब्रदर को भी कन्विक्शन मिलती है। मामला चैलेंज होता है हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तब के इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस कन्विक्शन को कंफर्म करता है। वहाँ से मामला ट्रैवल करता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी कन्विक्शन जो है शमीम रहमानी का चैलेंज होता है और उनके ब्रदर का भी चैलेंज होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है शमीम रहमानी के कन्विक्शन को अपहेल्ड करता है और उनके ब्रदर के कन्विक्शन को 201 में जो उनका कन्विक्शन हुआ था उसे सेट असाइड करता है और उस तरह से उनके ब्रदर को वहाँ से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन शमीम रहमानी जो है वो अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट में वो कन्विक्टेड अक्यूज़ करके थी। अब ये जेल वगैरह में गई, कन्विक्शन हुआ ऑब्वियसली तो जेल वगैरह में गई। पूरे ट्रायल के दौरान ये सिर्फ और सिर्फ पूरे ट्रायल से लेके कन्विक्शन तक ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही जेल में बंद थी। इस बीच ये पैरोल पे बाहर आती थी और उसका बाकायदा बखूबी उन्होंने उस पैरोल का जो है भरपूर एक्सप्लॉइट किया, यूँ कहा जाए, या एंजॉय किया पैरोल के जो प्रोविज़न को है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरे मतलब जो भी सज़ा है बेल पीरियड के दौरान, जो भी ट्रायल के दौरान जो भी जेल में रही और कन्विक्शन के बाद जो पूरी सज़ा है 302 की जो सज़ा है उसके बावजूद ये पूरी सज़ा में सिर्फ 2 साल ही ये जेल के अंदर रहती है और उसके बाद में पैरोल वगैरह पे बाहर ही रहती थी लखनऊ में। और फिर ये अपने जो इनके जो फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि ताल्लुकदार फैमिली, ज़मींदार फैमिली से थे ही, तो ये अपने रसूख का इस्तेमाल करती है और फिर ये क्लेमेंसी या पार्डन पिटिशन उस वक्त के जो प्रेसिडेंट है फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनके पास इनकी याचिका लगती है या दायर की जाती है और इन्हें बाकायदा माफ़ भी कर दिया जाता है। सज़ा याफ्ता अपराधी 302 की, लेकिन टोटल ड्यूरेशन इनका जो जेल में था वो सिर्फ 2 साल का। ट्रायल से लेके कन्विक्शन के जजमेंट के बाद का पकड़ के भी जो 302 की जो सज़ा होती है 10 साल की उस वक्त के, उसके बावजूद भी ये सिर्फ 2 साल जेल के अंदर रही। और क्लेमेंसी या पार्डन पिटिशन जो है, जो प्रेसिडेंट के सामने फाइल होता है, उसका उपयोग करके ये बाकायदा इन्हें उसमें रिलीफ दी जाती है और इन्हें बरी कर दिया जाता है। बरी करने के बाद में ये लखनऊ में रहती है। इसी दौरान इन्हें काफ़ी फिल्मों में काम करने का ऑफ़र भी आया, क्योंकि थी तो बड़ी खूबसूरत औरत या खूबसूरत महिला, तो इन्हें फिल्मों में ऑफ़र करने का भी काम आया, लेकिन जो इन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं और वो कुछ अरसे के बाद में ट्रायल वगैरह जो ख़त्म हुआ, कन्विक्शन वगैरह जो मिला, उसके बाद में जो प्रेसिडेंट की तरफ से इन्हें माफ़ी याचना जो फाइल की थी उसमें जो इनको रिलीफ मिली, उसके बाद ये लखनऊ छोड़ के दिल्ली आ जाती है और तब से यानी आज तक ये दिल्ली में ही रहती हैं। तो ये थी कहानी जिसे क्राइम ऑफ पैशन भी कहा जाता है। इसमें एक ख़ास बात ये है कि नानावटी केस में जो क्राइम ऑफ पैशन था वो उसमें जो अक्यूज़ थे वो मेल थे, यानी कि आदमी थे। ये वो केस है जिसमें क्राइम ऑफ पैशन का एक अपने आप में एक अलग केस है, जिसमें जो अक्यूज़ थी, नेम्ड अक्यूज़, बाद में कन्विक्टेड अक्यूज़, जिसमें एक महिला थी। तो और ये 1960 के दशक की प्रेम कहानी, 66 में ये हादसा, तो समझ लो क्या ही रहा होगा मीडिया अटेंशन उस वक्त। तो ये अपने आप में ऐसी कहानी जिसमें महिला का इन्वॉल्वमेंट था क्राइम ऑफ पैशन में, जिसने अपने प्रेमी को
सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो उससे ऑब्सेस्ड थी और वो किसी और से शेयर नहीं करना चाहती थी, और क्योंकि डॉक्टर हरिओम गौतम जो इनके हिसाब से इन्हें लगा कि वो अब इग्नोर कर रहे हैं या वो अभी पल्ला झाड़ रहे हैं, तो उनका खात्मा कर दिया गया। तो ये थी कहानी आज की। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कल मिलूँगा, किसी और शख्सियत के बारे में बात करूँगा, उसके अफसाने, उसकी कहानी और उससे जुड़ा हुआ कानूनी मसला। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हुए मैं विदा लेता हूँ। फिर कल मिलूँगा, और जाते जाते रोज़ाना की तरफ फिर एक बार मैं गुजारिश करूँगा कि 1 तारीख आखिरी फेज़ है इलेक्शन का, आप अपना वोट डालिए। आप अपने ड्यूटी का जो है वो जो आपकी ड्यूटी है उससे डिस्चार्ज कीजिए। ये आपका दायित्व है, ये आपका फ़र्ज़ है। तो इसी गुजारिश के साथ मैं फिर एक बार आप सभी से विदा चाहता हूँ। कल मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और उम्मीद है आप मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे और मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, यही आशा करता हूँ। और फिर बार आप सभी से नमस्कार करते हुए विदा चाहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।